Hey youngsters, welcome back. Today we'll discuss a very important concept of haloalkanes and haloarenes, and the concept is about optical activity. We'll discuss stereochemical aspects of SN1 and SN2 mechanisms. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी SN1 मैकेनिज्म है और हमारी SN2 मैकेनिज्म है उसका हमारे मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन पर क्या फर्क पड़ेगा। उससे पहले हमारे लिए कुछ चीजें जाननी जरूरी है बेटा, रिलेटेड टू ऑप्टिकल एक्टिविटी, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, रेसमिक मिक्सचर, रिटेंशन, इन्वर्शन, ये सारी चीजें आज की क्लास में यहाँ पर अभी डिस्कस होंगी। क्लास इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आप बने रहिए मेरे साथ देखने के लिए कि व्हाट आर स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN1 and SN2 mechanism. So let us start the video. Okay. So the first thing is optical activity. एक बार आप इस बात को भूल करके मुझे ये बताइए कि अगर मैं अपने इस हाथ को शीशे में देखूं तो ये मुझे कैसा नजर आएगा? ऐसा कुछ ऐसा, मतलब ये अंगूठा जो अभी इस साइड है ये मुझे इस तरफ नजर आएगा, ठीक है। जैसे इस तरह से देखेंगे ना हम शीशे में, ये मिरर है इन दोनों के बीच सपोज, तो इस तरह से हमें इनकी इमेजेस नजर आएंगी। ओके, तो सच इमेजेस, अब इसको अगर मैं उठा करके इस इमेज के ऊपर रखूं तो इट विल मेक अ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। कैसी इमेज बनाएगा ये? नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब एक ऐसी इमेज जो कंप्लीटली उसको कवर नहीं कर रही है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ फ्यू लेटर्स और अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स इन आवर डे टू डे लाइफ जिनके अंदर नॉन सुपर इम्पोसिबिलिटी होती है। सपोज आई राइट लेटर ए, अगर मैं इसको मिरर में देखूं तो ये मुझे एग्जैक्टली सेम दिखेगा। इसको उठा के अगर मैं इस पर रखूं तो ये बिल्कुल वैसा का वैसा उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। अगर मैं लेटर बी की बात करूं तो नहीं, ये बिल्कुल वैसा नहीं दिखेगा, ये इस तरह से हमें नजर आएगा। यानी कि अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो फिर तो सुपर इम्पोसिबिलिटी तो किसी भी हालत में इसमें बन ही नहीं रही है ना बेटा। देयर इज नो सुपर इम्पोसिबिलिटी। ओ लेटर को अगर मैं रखूं मिरर में तो यस यू विल फाइंड द सेम। तो ये सारी क्या एग्जांपल्स हैं? ये ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन सुपर इम्पोसिबिलिटी। सवाल ये है कि मैं यहां पर क्यों डिस्कस कर रही हूं ये सब बातें कि नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो इसका कारण ये है बेटा कि सिर्फ डे टू डे लाइफ की चीजें ही नहीं बल्कि हमारी केमिस्ट्री में भी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको हम मिरर इमेजेस के हिसाब से पढ़ते हैं, उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिसाइड करते हैं। तो लेट अस लर्न कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है और कौन से वो मॉलिक्यूल्स हैं जो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज बनाएंगे, कौन से वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज बनाएंगे। सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी की ही एक बार बात कर लेते हैं। देखो बेटा, जैसे जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है, ये जो ऑर्डिनरी लाइट होती है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट। इसकी सारी की सारी वेवलेंथ्स जो हैं फैली हुई होती हैं चारों दिशाओं में, कोई एक फिक्स डायरेक्शन उनकी नहीं होती है। अगर हम इसको ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर दें, अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट का क्या मतलब है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब है कि हम इसकी सारी वेवलेंथ्स को एक डायरेक्शन में सेट कर दें। अगर हम लाइट की सभी वेवलेंथ्स को एक ही डायरेक्शन में सेट कर दें बाय पासिंग इट थ्रू अ निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर से जब हम लाइट को गुजारते हैं तो उसके सारी की सारी लाइट की वेवलेंथ जो है वो एक ही डायरेक्शन में आ जाती है। अब अगर हम अपने किसी केमिकल कंपाउंड को लें और उसमें से इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करें, ये मेरा केमिकल कंपाउंड है, ये वाला है, और इसमें से मैंने इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब पास ऑन किया तो ये कंपाउंड दो प्रोबेबिलिटीज हैं। एक प्रोबेबिलिटी ये है कि ये कंपाउंड लाइट को या तो राइट डायरेक्शन में या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा,
और दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि ये कंपाउंड लाइट को बिल्कुल मूव नहीं करेगा, लाइट एज इट इज पास ऑन हो जाएगी, लाइट जो है सीधी डायरेक्शन में निकल जाएगी। इस कंपाउंड से पास ऑन होने के बाद लाइट सीधी डायरेक्शन में भी जा सकती है। लेकिन ये दो पॉसिबिलिटीज कब कब क्रिएट होंगी? अब इसकी क्या सिचुएशन होती है बेटा, अगर हमारा जो ये मॉलिक्यूल जिसका हमने सॉल्यूशन बनाया है, अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर एसिमेट्री है, यानी कि सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें सिमेट्री है या नहीं? तो देखो, जो जनरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप देख करके बता सकते हैं कि भाई इसमें सिमेट्री नहीं है। देखो, एक तरफ दो उंगलियां, एक तरफ ये, बिल्कुल कोई भी सिमेट्री हमारे हाथ में नहीं है, और सिमेट्री ना होने की वजह से ही इसने नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाई। केमिकल मॉलिक्यूल्स के केस में सीधा फंडा है ये पता लगाने का कि सिमेट्री है या नहीं है। अगर कोई कार्बन एटम आपको दिया हुआ है, अगर उस कार्बन एटम के साथ लगे हुए सारे ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो इसका मतलब उस कंपाउंड में एसिमेट्री मौजूद है, उस कंपाउंड में एसिमेट्री मौजूद है। ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। ऐसे कार्बन को, कौन से कार्बन को बेटा? जिस कार्बन के साथ लगे हुए सारे ग्रुप्स अलग अलग हों, ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। अब अगर हमारे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास एक कायरल कार्बन है, अगर हमने उसका सॉल्यूशन बनाया तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? या तो राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। अगर वो कंपाउंड जो दिया गया है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर राइट डायरेक्शन में मूव करता है, तो हम उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। व्हाट डू वी कॉल इट? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन। अगर वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है, तो वी कॉल सच कंपाउंड्स एज लीवोरोटेटरी, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय माइनस साइन। आई बात समझ में? अब इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला, एसिमेट्री लीड्स टू नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी, which leads to optical activity, which is reason of optical activity। भाई इस मॉलिक्यूल में एसिमेट्री थी। एसिमेट्री क्यों थी? क्योंकि इसके साथ लगे हुए सारे कार्बन, सारे ग्रुप्स अलग अलग हैं, इसलिए इस मॉलिक्यूल में एसिमेट्री थी। एसिमेट्री आई तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा। जब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा तो हम कहेंगे इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी मौजूद होगी, यानी कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। आई बात समझ में? तो इसलिए जो है हम ऐसे इसको ऐसे समझते हैं कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। कौन से कार्बन जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब ऐसे दो, अब जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, जैसे हमने ये मॉलिक्यूल लिया अभी जो ये वाला लिया था, अगर ये एक मॉलिक्यूल मैंने लिया Cl, सपोज करो OH और साथ में H, और ऊपर मैंने एक और ग्रुप लगा दिया मिथाइल को। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो क्या होगा? देखो, मिरर इमेज ये इसके ऊपर बन जाएगा, सपोज कर लो NCH3 OH और ये H, तो उठा करके इसके ऊपर रखूं मैं, या 180 डिग्री रोटेशन या कोई भी रोटेशन कराने से, आप उसमें कंफ्यूज ना होइए। उसमें बुक में 180 डिग्री लिखा है, कुछ भी मतलब लिखा है, नो डाउट, उसका मतलब है कि उतना रोटेट करने पर कोई पर किसी भी रोटेशन पे नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी आएगी। ठीक है, तो अगर हमें जो नॉन सुपर, अब इस मॉलिक्यूल को उठा के इस पर रखिए, आपको नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मिलेगी। तो अगर हमें नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मिलती है, इसका मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अब दूसरी बात, ये जो दो कंपाउंड्स हैं, इनमें से एक जो है वो पॉजिटिव होगा
टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि डेक्स्ट्रो होगा, और दूसरा जो है वो माइनस यानी कि लीवो होगा टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? जो जिन दोनों ने मिलके नॉन सुपर इम्पोजेबल बनाई है इमेज, उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? वो दोनों आपस में इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। जैसे आप लोग दो भाई होते हैं, उनको भाई का रिश्ता बोला हमने, दो भाई हैं, ये एक इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। केमिस्ट्री में इनको हम क्या कहते हैं? इनैंशियोमर्स। सो द मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। वो एक दूसरे के इनैंशियोमर्स होते हैं, और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है बेटा वो सेम होती है, दिखने में सेम होते हैं। सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो मतलब आई मीन टू से द फिजिकल प्रॉपर्टीज विल रिमेन द सेम। उनका बिहेवियर डिफरेंट कहां होगा? उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर उनके अंदर से आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास ऑन करेंगे तो वो लाइट को या तो राइट, अब ये मान लो राइट में घुमाएगा ना, तो ये वाला लेफ्ट में घुमाएगा। सो या तो राइट में घुमाएंगे या लेफ्ट में घुमाएंगे, और इसलिए उनको हमने क्या नाम दे दिया? इनैंशियोमर्स। दे आर नोन एज इनैंशियोमर्स। तो द स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये कॉम्पिटिशंस में पूछे, दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज but their behavior towards light is different. They show different behaviors towards light. Okay? अब हम बात करते हैं, तो अब हमें ये समझ आ गया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है और इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो है वो हमारे सामने है। एक है रेसमिक मिक्सचर, एक क्या है? रेसमिक मिक्सचर, यानी कि ये जो मिक्सचर हमने बनाया था, सॉल्यूशन का यहाँ पर लिया था, उस मिक्सचर की कुछ मतलब उस मिक्सचर के अंदर अगर 50-50 रेशो है, मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये रेसमिक मिक्सचर जानने से पहले आप ये जानिए कि रिटेंशन का क्या मतलब है और इन्वर्शन का क्या मतलब है। अगर ये दो बातें आपको समझ आ गई तो आप रेसमिक मिक्सचर का मतलब भी समझ जाएंगे। अब एक बार पीछे चले जाइए और SN1 और SN2 मैकेनिज्म्स रिवाइज कीजिए। ध्यान करो, SN1 में हमने क्या किया था? SN1 में हमने पहले कार्बोकेटायन बनाया था फर्स्ट स्टेप में, फिर न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोकेटायन पर अटैक किया था, याद है आपको? इसी तरह से SN2 एक बार रिवाइज कीजिए। SN2 में एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा था और दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक किया था, ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी। फिर लास्ट में एक निकल गया और दूसरा पीछे से आकर के उसके ऊपर अटैक कर दिया। ध्यान दीजिए, जो हमारी SN2 मैकेनिज्म है बेटा, उस मैकेनिज्म में क्या हुआ है? एक जा रहा है और दूसरा आ रहा है। तो आने वाली स्पीशीज हरगिज भी वहां पर नहीं लग सकती जहां पहले हमारा न्यूक्लियोफाइल था। सपोज करो, मैं क्या कहना चाहती हूं, जैसे मान लो आपके पास ये एक ग्रुप है CH3H, सपोज करो दिस इज अगेन C2H5 और यहां पर लगा है CH2Cl। ओके, अब ये एक न्यूक्लियोफाइल है, पीछे से आकर के OH माइनस ने अटैक किया, यहां से पीछे से OH माइनस ने अटैक किया। अब आप ये बताइए मुझे कि क्या OH माइनस यहीं आकर के लग जाएगा जहां पर Cl है? क्या OH माइनस यहीं अपनी जगह बना सकता है जहां पर Cl लगा हुआ है? नो, क्योंकि वो पीछे से आ रहा है तो मॉलिक्यूल्स ये एटम्स अपनी रीअरेंजमेंट करेंगे और OH कहां अटैक करेगा? OH कहां आएगा? OH कहां आएगा? Cl निकल जाएगा। ये देखो, ये CH3 C2H5 और ये H फ्लिप होकर के हो सकता है उधर चला जाए, ये CH3 बन जाएगा और OH कहां पर अटैक करेगा? OH पीछे से। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई पूरी तरह से। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का मतलब क्या है कि इस कार्बन के साथ पहले जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल यहां पर था, लेकिन अब अटैक कहां पर हो रहा है? पीछे से हो रहा है। तो कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल की चेंज हो गई। इसको बोलते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। We call it as inversion of configuration. क्या SN2 मैकेनिज्म में आने वाले न्यूक्लियोफाइल के पास कोई और जगह है जुड़ने की? पीछे से आने के अलावा क्या
हमारे न्यूक्लियोफाइल के पास कोई और ऑप्शन है कहीं से जुड़ने का? नहीं है ऑप्शन, इसलिए न्यूक्लियोफाइल हमेशा पीछे से अटैक करेगा एंड देयर विल always be inversion of configuration in SN2 mechanism. always SN2 mechanism जब भी होगी inversion of configuration होगा. अब बात कर लेते हैं हम अपने कार्बोकेटाइन की. अगर हमारा जैसे SN1 मैकेनिज्म में बेटा कार्बोकेटाइन बनता है, हम सबको पता है कार्बोकेटाइन बनता है. अब कार्बोकेटाइन जब किसी मॉलिक्यूल का बनता है, जैसे ये टर्चरी लिया था हमने क्या लिया था? टर्चरी लिया था और इसको हमने बनाया कार्बोकेटाइन. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में क्या बना था? कार्बोकेटाइन. याद करो, इसके साथ जो न्यूक्लियोफाइल था वो पहले ही स्टेप में आउट हो चुका था. अब ये कार्बोकेटाइन बना. अब आने वाले न्यूक्लियोफाइल के पास दोनों साइड से जुड़ने का ऑप्शन है इस कार्बन के साथ, क्योंकि खाली पड़ा है. ऐसा नहीं है ना कि न्यूक्लियोफाइल गया ही नहीं है, इसका न्यूक्लियोफाइल जा चुका है, कार्बन फ्री है, चाहे आने वाला यहां से अटैक करे, चाहे आने वाला यहां से अटैक करे. यानी कि 50-50% चांसेस हैं कि वही कॉन्फ़िगरेशन बन जाए जहां पहले न्यूक्लियोफाइल, सपोज करो न्यूक्लियोफाइल पहले यहां लगा था Cl, हो सकता है OH यहीं आकर के लग जाए, OH यहीं आकर के लग जाए, और ये भी हो सकता है कि OH जो है वो ऑपोजिट साइड से आकर के लग जाए. अगर जब सेम साइड से, जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल गया है, अगर उसी साइड आकर के नया न्यूक्लियोफाइल लगता है, इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. क्या बोलते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. अगर पीछे से आकर के न्यूक्लियोफाइल लगता है, उसको बोलते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जैसा SN2 में होता है. और SN1 में क्या होता है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्लस इन्वर्शन. 50% चांसेस है कि यहां से आएगा न्यूक्लियोफाइल और 50% चांसेस है कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से आकर के मॉलिक्यूल पे जुड़ सकता है. ऐसे में जो मिक्सचर बनता है जहां 50% इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है और 50% रिटेंटेड प्रोडक्ट होता है, इस मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, जिसमें 50-50 प्रोडक्ट्स होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के. वी कॉल दिस मिक्सचर एज रेसमिक मिक्सचर. आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है. जो मॉलिक्यूल्स रेसमिक मिक्सचर बनाते हैं उनको हम प्लस माइनस साइन उनके आगे लगा देते हैं. जैसे ब्यूटेन 2-ओल है तो डेक्स्ट्रो भी बनेगा 50% और 50% लीवो भी बनेगा. तो ऐसे मिक्सचर के सामने हम क्या लगा देते हैं? प्लस माइनस. इसमें दोनों एंटियोमर्स बराबर मात्रा में होते हैं, दे आर इन इक्वल प्रोपोर्शंस, एंड बिकॉज दे आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, अगर एक राइट में घुमा रहा है तो दूसरा अपनी अकड़ दूसरी तरफ दिखाएगा, लेफ्ट में घुमाएगा, और जिसकी वजह से दोनों की रोटेशन कैंसिल हो जाएगी और ऐसे सॉल्यूशन की ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 हो जाएगी जिसमें दोनों पड़े हैं. यानी प्लेन पोलराइज लाइट उसमें से अगर हम पास ऑन करेंगे तो वो सीधी ही जाएगी, हालांकि उसके अंदर इन्वर्टेड प्रोडक्ट्स भी हैं और रिटेंटेड प्रोडक्ट्स भी हैं. ओके, तो आई होप कि ये सब बातें आपको समझ आ गई होंगी. ये बात मैं आपको बार बार समझा ही रही हूँ कि SN1 मैकेनिज्म में रेसमिक मिक्सचर बनता है और SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है. जाने से पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिसमें कि हम कायरल कार्बन्स की बात करेंगे. कायरल कार्बन बताना है आपको. आई होप कि ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा. बेटे नोट्स जरूर बनाया करो. लास्ट में जब आपका सेशन खत्म हो जाता है, सिलेबस ओवर हो जाता है, तो यू शुड मेक गुड नोट्स सो दैट आप वहां से रिवाइज कर सकें चीजों को. सारी चीजें टाइम से समझ करके दिमाग में सेट करके रखिए. लास्ट मोमेंट पे सिर्फ आपको रिविजन्स करनी होती हैं. ओनली रिविजन्स एंड रिविजन्स. सो लेट अस डू अ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ NCERT. आपका एग्जाम्पल 10.8 जो दिया हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. इसमें वो आपसे पूछता है कि बताइए जो पेयर दिया हुआ है इसमें से कौन सा कायरल है और कौन सा कायरल नहीं है. जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो देखो, वो क्या है? एग्जाम्पल है HCH3OH एंड Br. ठीक है, ये लगा है, और दूसरे कार्बन के साथ क्या क्या लगा है? Br एंड देन यू हैव CH3. अब आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कौन सा इनमें से कायरल कार्बन वाला है? विच कार्बन इज अ कायरल कार्बन? देख लो ना, सिंपल. जिसके साथ में लगे हुए सारे ग्रुप्स डिफरेंट है तो वो कायरल है.
जिसके साथ में लगे हुए अगर दो ग्रुप भी सेम हो गए तो वो कायरल नहीं है, वो एकायरल है, दैट इज एकायरल। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रखी है, CH3 एक तरफ है, OH एक तरफ लगा हुआ है। ओके, और साथ में ऐसे करके दिया हुआ है यू हैव दिस थिंग, ठीक है, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है। मैं बुक वाले ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ ताकि एटलीस्ट आप बुक वाले सीखे पहले, उसके बाद दूसरा जो इसका कंपाउंड दिया है वो कैसे दिया है, ऐसे दिया है, एक तरफ H एक तरफ OH और बिल्कुल सिमिलर ग्रुप्स का CH3 एंड CH3। अब इसमें आप देखिए कार्बन की पोजीशन, क्या ये कार्बन की बात करनी है और ये कार्बन की हम बात कर लेते हैं इसकी, क्या इसके साथ लगे हुए सारे ग्रुप सेम है? देखो एक तरफ ये है, एक तरफ ये, एक तरफ ये, एक तरफ ये, ऑल द ग्रुप्स आर डिफरेंट, जबकि इस कार्बन के साथ लगे हुए दीज टू ग्रुप्स आर सेम। तो ये कैसा कार्बन हो गया, एकायरल कार्बन, और ये कैसा हो गया, ये हो गया कायरल कार्बन, क्योंकि सारे के सारे लगे हुए ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो आई लीव यू अट अ क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2026 में। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज कायरल इन नेचर। प्रोपेन 2 ओल है, ब्यूटेन 2 ओल है, साथ में 1 ब्रोमोब्यूटेन है, 2 ब्रोमोप्रोपेन है। आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में मुझे देना है। 2026 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है मैं लिख देती हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग molecules have a chiral carbon। chiral carbon ये 2026 में आया हुआ है बेटा। मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, ये है आपका ब्यूटेन 2 ओल, प्रोपेनॉल, वन प्रोपेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन एंड 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन एंड 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव अ कायरल कार्बन। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए इसका खोल करके, और फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके कार्बन ढूंढिए कि हाँ इसके अंदर कायरल कार्बन है और इसके अंदर एक कायरल कार्बन मौजूद है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, अदरवाइज आई गिव यू द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप फोकस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। और बेटा अगर पढ़ाया वो पसंद आ रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe the channel. That will be a motivation for me. Thank you so much.